हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिक क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यू, रिटन बाय A.R. विलियम्स। इस चैप्टर को लाइन वाइज लाइन समझाने से पहले मैं आपको किंग टूट के बारे में कुछ समझाती हूँ। ये जो किंग टूट थे, ये कहाँ के किंग थे? इजिप्ट के। तो इजिप्ट में एक ऐसा कल्चर था कि जब कोई किंग मर जाता था तो उनकी बॉडी को मम्मीफाइड किया जाता था। मम्मीफाइड करना मतलब कि जब किसी राजा की डेथ हो जाती थी तो उसकी बॉडी को एक खास लेप लगाया जाता था। ये लेप कैसा होता था? औषधीय लेप होता था, जिससे उनकी बॉडी ख़राब ना हो। और फिर वो लेप लगाने के बाद उसको रैप कर दिया जाता था और उस बॉडी के साथ में उनकी ज़रूरत का सामान रख दिया जाता था। मतलब उनका जो भी खजाना होता था, उनके खाने पीने का सामान और जो भी चीज़ लाइफ में ज़रूरत होती है वो सब सामान उनके साथ रख दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो इजिप्ट के लोग होते हैं ये इस बात में विश्वास करते थे कि आफ्टर डेथ भी लाइफ होती है, यानी सेकंड लाइफ में ये बिलीव करते थे। तो आगे की लाइफ में ये सब सामान उनके काम आएगा, ये सोचकर वो सब साथ में रख दिया करते थे। तो ये जो हमारे किंग टुट हैं, इनकी मम्मी के साथ भी बहुत सारा खजाना रखा गया था। अब यहाँ चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टुट। डिस्कवरिंग मीन्स खोजना। किस चीज़ को खोजना? जो टुट है उनकी मम्मी की यहाँ पर खोज की गई है। द सागा कंटिन्यू मीन्स, सागा मीन्स ये जो कहानी है वो अभी तक चल रही है, यानी इनकी डेथ की जो मिस्ट्री है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर उनकी मम्मी को उनकी कब्र में से निकाला गया और फिर उस पर क्या किया गया? एक फॉरेंसिक खोजबीन की गई, है ना। फॉरेंसिक जांच की गई ये जानने के लिए कि आखिर इनकी डेथ हुई कैसे थी। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब उनकी डेथ हुई तो बस वो टीनेजर थे। टीनेजर मीन्स 13 टू 19 ईयर के बीच में थे। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। ये जो थे किंग टुट, वो अपनी फैमिली के लास्ट हेयर यानी अपनी फैमिली के अंतिम वंशज थे, उस पावरफुल फैमिली के जिसने इजिप्ट पर कई सालों तक, कई 100 सालों तक उन्होंने राज किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड विद इवेंचुअली फॉरगेटन। उनको जो है उनकी मृत्यु के बाद सोने से लाद कर शांति से लिटा दिया गया, यानी सुला दिया गया का उसमें ममीफाइड करके, और धीरे धीरे लोग बाग उन्हें भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टोम in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. जब से 1922 में उनकी मम्मी को, उनके टॉम मीन्स मकबरा, उनके मकबरे को खोजा गया है, तब से ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, हमारा आधुनिक संसार जो है, वो क्या कर रहा है? स्पेक्युलेट मतलब अंदाज़ा लगा रहा है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या होगा, कैसे हुई होगी, इतनी अर्ली एज में उनकी डेथ कैसे हो गई। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और सबसे एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी क्या है? कि उनका मर्डर हुआ होगा। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। अब जबकि पहली बार वो अपने टॉम को छोड़ेंगे। कौन? उनकी मम्मी, राजा टूट की मम्मी अपने टॉम को छोड़ेगी 80 सालों में पहली बार। टूट हैज़ undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. क्यों लेके जाया जा रहा था? क्यों छोड़ेगी उनकी जो मम्मी है अपने टॉम को? क्योंकि टुट की जो बॉडी थी उसको सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था, जिससे उनकी लाइफ और डेथ के बारे में और ज़्यादा क्लू मिल सकें, और ज़्यादा प्रूफ मिल सकें। ठीक है। एंड प्रोवाइड्स प्रेसिज डाटा फॉर एन accurate forensic reconstructions of the boys pharaoh. अब बॉयज़ फेरो मीन्स होता है राजा। इजिप्ट में फेरो को, राजा को फेरो बोला जाता है। तो एक फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मीन्स फॉरेंसिक जांच पड़ताल होगी। फॉरेंसिक के बारे में आप सब जानते हैं, CID में देखा होगा, फॉरेंसिक में है
फॉरेंसिक जांच होती है वहाँ पे हर मर्डर की, तो फॉरेंसिक जांच यानी छोटी छोटी बड़ी कीन दृष्टि से जो है जांच पड़ताल वहाँ पर की जाएगी। ठीक है, इसीलिए उनका सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन क्या होता है, बहुत सारे उसमें एक्सरेज होते हैं, फुल बॉडी एक्स्ट्रा हो जाता है, पता लग जाता है अंदर और क्या क्या आपकी बॉडी में है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। अब वो क्या बता रहे हैं कि जब उनकी बॉडी को वहाँ से हटाया जा रहा था, ले जाया जा रहा था सिटी स्कैन के लिए, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, बहुत तेज़ी से हवाएं मूव कर रही थी। घोस्टली डस्ट यानी जैसे बहुत भयानक धूल उड़ने लगी, भूत जैसी लग रही थी, वो डेविल्स जैसे वहाँ पर आ गए हों। जब किंग टुट की बॉडी को वहाँ से ले जा रहे थे, कहाँ से ले जा रहे थे, वैली ऑफ द किंग्स, जहाँ पर इजिप्शियन किंग्स की बॉडीज़ को मम्मीफाइड करके रखा जाता है, उस जगह को एक नाम दिया गया है द वैली ऑफ द किंग्स। तो द वैली ऑफ द किंग्स से जब टुट की बॉडी को वहाँ से ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, सिटी स्कैन के लिए, तो कैसा माहौल बन गया, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगीं, बहुत तेज़ धूल के गुबार उठने लगे, जैसे कोई घोस्ट और डेविल वहाँ पर आ गया हो, इस तरीके का वहाँ पर माहौल पैदा हो गया था। ठीक है, इजिप्शियन सिमेट्री मतलब वहाँ पर जो पिरामिड्स बने हुए हैं, ममीज़ को रखने के बाद वहाँ पिरामिड बना दिए जाते हैं इजिप्ट में। ठीक है, डार्क वैली क्लाउड्स हैड स्कर्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई all day and now were veiling the stars in cascade grey। अब आगे बता रहे हैं कि उस समय क्या हो गया था, वहाँ उस समय का माहौल किस तरीके का हो गया था कि वो जो स्थान था वहाँ पर कैसा था, काला अंधेरा छा गया, बिल्कुल काले बादल छा गए, है ना, और स्कर्डेड अक्रॉस द ग्रे, और वो बादल कैसे, ग्रे कलर के, इस तरीके से लग रहे थे जैसे कोई कास्केट हो, कास्केट यानी कोई टोकरी, कोई बड़ी सी टोकरी हो और उसके अंदर सारे तारे जो हैं अंदर उसमें छुपा लिए गए हों, इस तरीके का डरावना सा माहौल वहाँ पर पैदा हो गया था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 205। अब उस समय क्या था, शाम के 6 बज रहे थे और 5 जनवरी 2005 का वो समय था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लैडेड हैड फर्स्ट इनटू आ सिटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू प्रूव the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। अब वो आगे बता रहे हैं कि वर्ल्ड की सबसे फेमस ममी, जिसका सर सबसे पहले सिटी स्कैन की मशीन में गया, सिटी स्कैन में होता भी ऐसे ही, सबसे पहले सर जाता है, उसके बाद बॉडी का सारा पार्ट जाता है, तो उसका सर सबसे पहले गया, और क्या करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए और बताने के लिए जो बहुत सालों से मेडिकल मिस्ट्री जो लटकी हुई थी, पता ही नहीं था उसके बारे में, बहुत थोड़ी सी जानकारी थी इस यंग रूलर के बारे में, यंग राजा के बारे में, कि वो कैसे मरा, कब मरा था, 3,300 साल पहले उसकी मृत्यु कैसे हुई, जिसके बारे में सबको बहुत कम जानकारी है। अब वही सारे प्रूफ्स इकट्ठे करने के लिए उसका सिटी स्कैन किया जा रहा था। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। पूरी दोपहर, जैसा कि होता था कि पूरे संसार भर से टूरिस्ट वहाँ आते रहे और नीचे उस सकरे क्रैम्प में रॉक कट यानी रॉक को काट के यानी चट्टान को काट के जो टॉम बनाया गया था 26 फीट नीचे, वहाँ लोग बाग जाते रहे, किस लिए, अपना रेस्पेक्ट पे करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उस किंग टुट को और उसकी वो
जो मम्मी थी उसको देखने के लिए। दे गेज्ड एट द mirrors on the walls of the burial chamber and peeped at Toot's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. और वो लोग नीचे जाके क्या देखते हैं, वो ध्यान से गेज्ड करना मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना, घूरना। वो चारों तरफ ध्यान से घूर के देख रहे थे। क्या? वो जो दीवारों पर उनके चित्र बने हुए थे, पच्चीकारी बनी हो रही थी, उस चीज़ को बरियल चैम्बर यानी उस कब्रगाह में जो कुछ बना हुआ था वो उसको देख रहे थे और झांक रहे थे। क्या झांक रहे थे? कि जो टुट का, किंग टुट का जो फेस बना हुआ था, ग्लाइडेड फेस यानी जो गोल्ड का फेस बना हुआ था, वो सबसे ही स्ट्राइकिंग फीचर था। वो बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाला फीचर था कि वो कैसे, कहाँ बना हुआ था? कॉफिन की लिड पे बना हुआ था। जो मम्मी थी उसकी शेप बनाई गई थी, उनके फेस की शेप बनाई गई थी कॉफिन की लिड पर, कॉफिन के ढक्कन पर। लोग बाग उसे झांक झांक के देख रहे थे। ये मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था वहाँ पर देखने का। ठीक है। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ जो विजिटर्स थे जो वहाँ देखने आए थे वो गाइड बुक को पढ़ रहे थे, विस्पर कर रहे थे उसको पढ़ते पढ़ते। विस्परिंग करना मतलब फुसफुसाना। ठीक है। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ शांति से खड़े हुए थे वहाँ पर कुछ लोग। परहैप्स पॉन्डरिंग टूट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स और वंडरिंग विद द शिवर इफ द pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. अब कुछ लोग जो चुपचाप से वहाँ खड़े हुए थे, उन्हें डर लग रहा था, वो इस चीज़ से डरे हुए थे कि शायद वो जो किंग है उसकी डेथ जो है अनटाइमली हुई है, असमय ही उसकी मृत्यु हो गई है, अपनी टीन एज में ही, लेट टीन एज में मृत्यु हो गई थी उसकी। तो वो ये देख रहे थे, उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था और वो डर से कांप रहे थे कि शायद ये जो किंग है वो फेरो जो है वो क्या करेगा, कर्स करेगा। क्योंकि वहाँ पे क्या मान्यता थी कि जो किंग लोग मर जाते हैं और इस तरीके से फिर उनको अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो वो क्या करते हैं, वो कर्स करते हैं, वो श्राप देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो श्राप दे देंगे, क्या ये सच है? तो वो इस तरीके से सोच रहे थे। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वाट कार्टर डिड इन द 1920s, सैड जायद हवास। जायद हवास ने कहा कि मम्मी जो है बहुत बुरी कंडीशन में थी। क्यों? क्योंकि जो कार्टर ने 1920s में किया था उसकी वजह से मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में थी, अच्छी कंडीशन में नहीं थी। अब कार्टर कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। जाहिद हवास कौन है? जाहिद हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़। एंटिक्विटीज़ मीन्स होता है पुरानी, एंशियंट चीज़ों की जो रख रखाव का ध्यान रखते हैं, वो होती है एंटिक्विटीज़। तो ये जो जाही हवास हैं ये सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ है ये। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे ही उन्होंने बहुत ध्यान से पहली दृष्टि डाली यानी पहला लुक उसका जो लिया, उस बॉडी को देखा उन्होंने, मम्मी को देखा, तभी देख के उन्होंने कह दिया कि ये जो मम्मी है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसकी कंडीशन अब ख़राब हो चुकी है। और उस ख़राब होने का कारण क्या था कि कार्टर ने, कार्टर कौन है? कार्टर हावर्ड कार्टर, जिनका पूरा नाम है हावर्ड कार्टर। ठीक है। दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु in 1920 discovered Tud's tomb after years of futile searching। अब वो बता रहे हैं कि हावर्ड कार्टर ने क्या किया था। ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने 1922 में डिस्कवर की थी टूट्स की टॉम को। टॉम यानी मकबरा, उनके मकबरा को उन्होंने खोजा था। बहुत आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग यानी बहुत सालों तक। फ्यूटिल, फ्यूटिल मीन्स होता है बेकार की, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, यूजलेस जो है सर्चिंग की थी उन्हें। उसके बाद 1922 में उन्होंने टुट्स की टॉम को डिस्कवर किया था। ठीक है। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टिली रेंसैक्ड एन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। अब बता रहे कि इस खोज के दौरान क्या किया था उन्होंने कि बहुत जल्दबाजी में उन्होंने वो जो टॉम था
उसमें बहुत सारी जो चीज़ें मिली थी, पुरानी चीज़ें मिली थी, उसकी जल्दबाजी में उन्होंने उसकी खोज की थी, बहुत जल्दी जल्दी, हैस्टली मीन्स जल्दी जल्दी। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या क्या हुआ कि जो भी चीज़ उन्होंने वहाँ खोजी थी, जो भी चीज़ उन्होंने बताई थी, वो कंप्लीट थी। वो सर्च जो है, रिसर्च जो थी उनकी पूरी कंप्लीट थी वो, ठीक है। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड। उन्होंने वहाँ पे क्या खोजा कि जो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था, क्या होता था कि जब इनकी मम्मीज़, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब इनकी मम्मीज़ को रखा जाता था, फेरोज़ मीन्स राजाओं की, तो उनके साथ बहुत सारा खजाना रखा जाता था। तो ऐसा खजाना, ऐसा रिचेस्ट कलेक्शन था वो, जैसा पहले कभी नहीं मिला था, शायद ही पहले कभी मिला हो। और ये क्या था, ये एक पार्ट था फेरोज़ की कहानी का। फेरोज़ मतलब ये जो राजा टुट था, उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण पार्ट था ये, ठीक है, जो उन्होंने खोजा था। ठीक। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स क्या थे, स्टनिंग यानी चौंका देने वाले आर्ट फैक्ट्स थे। उसके अंदर जो चीज़ें रखी गई थी वो इतनी आर्टिस्टिक थी। आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, वो किस तरीके से, स्टनिंग मीन्स चौंका देने वाले आर्ट फैक्ट थे, मतलब कलाकृतियाँ जो थी वो गोल्ड की थी। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन्ड द गारंटी ऑफ रिसरेक्शन मीन्स होता है पुनर्जन्म, कि मतलब उसके साथ जो चीज़ें रखी गई थी जो गोल्ड की थी, वो इस चीज़ का विश्वास दिलाती थी कि पुनर्जन्म होता है, यानी आफ्टर डेथ भी लाइफ है, जैसा कि वो लोग विश्वास करते थे। इस चीज़ का विश्वास दिलाती थी जो इतना सारा सामान उनके संग रखा गया था। आगे बताएंगे वो क्या क्या हुआ था, क्या क्या सामान उनको मिला था वहाँ। Cause the sensation at the time of the discovery and still get the most attention। और कारण क्या था, यही कारण था, वो इतना सारा सामान जो था, जो ये गारंटी था इस बात की कि पुनर्जन्म होता है, आफ्टर डेथ भी लाइफ होती है। इस चीज़ ने क्या कर दिया था, एक सेंसेशन ला दिया था, एक सनसनी फैला दी थी, और सबका ध्यान जो है इसकी ओर आकर्षित कर दिया था, ठीक है। बट टट वॉज आल्सो बरीड विद द एवरीडे थिंग्स ही हैड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ। लेकिन टट के पास ये सारी चीज़ें ही नहीं थी, बल्कि उसकी बरीड में, उसकी जो कब्र थी, जो उसका कॉफिन था, उसमें कुछ एवरीडे थिंग्स भी, मतलब रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ें भी रखी हुई थी, जो आफ्टर लाइफ यानी डेथ के बाद की जो लाइफ होती है उसमें उसके काम आती है। उसमें क्या क्या चीज़ थी, बोर्ड गेम्स थे, यानी उसको खेलने के लिए उसमें बोर्ड गेम रखे हुए थे। अब ब्रॉन्ज रेज़र, एक रेज़र था ब्रॉन्ज का। रेज़र आप लोग सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है। लिनन अंडर गारमेंट्स, लिनन एक क्लॉथ होता है, उसके अंडर गारमेंट्स थे, ठीक है। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और फूड और वाइन के भी केस रखे हुए थे, डिब्बे रखे हुए थे। उसको मतलब रोज़ में जो चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती थी, वाइन, शराब, खाना, कपड़े, हर चीज़ उसके साथ रखी गई थी, ठीक है। आफ्टर मंथ्स of carefully recording the Pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his three nested coffins। कुछ महीनों तक बड़े ध्यान से वो फेरोज़ के उस रिकॉर्ड को, फ्यूनरी ट्रेजर यानी उसकी जो कब्र के अंदर जो खजाना था उसका ध्यान रखते हुए केयरफुली उसने रिकॉर्ड रखा उसका। उसके बाद कार्टर ने क्या शुरू किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना, यानी उसको इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी खोजबीन करना शुरू कर दिया। किस चीज़ की, थ्री नेस्टेड कॉफिन। थ्री नेस्टेड कॉफिन का मतलब इस तरीके का कॉफिन था, 3 कॉफिन थे, एक बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी इस तरीके के कॉफिन में उनकी जो है बॉडी रखी गई थी। पहले सबसे बड़ा, फिर दूसरे नंबर पर उससे छोटा, और तीसरा जिसके अंदर उनकी बॉडी थी वो सबसे छोटा था। अब देखिए उन्होंने क्या उसमें खोजबीन की, क्या मिला उन्हें। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उन्होंने फर्स्ट वाला खोला, ही फाउंड द श्राउड adorned with the garlands of willow and olive leaves। सबसे पहला जब उन्होंने खोला तो वहाँ पर उन्हें एक कपड़ा मिला, एक कफन मिला, ठीक है, जो कि डेकोरेट किया हुआ था। एडोर्न यानी डेकोरेट था, कैसे, विद गार्लैंड्स, गार्लैंड्स यानी मालाओं से। काई की माला थी, विलोव की थी,
ऑलिव लीव्स थी, ऑलिव की लीव्स, जैतून की लीव्स थी। वाइल्ड सेलेरी मीन्स होता है जो जंगली अजवाइन होती है, जंगली अजवाइन की पत्तियाँ थीं। लोटस पेटल थे, है ना, और कॉर्नफ्लावर्स थे, मक्के के जो फूल होते हैं वो थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल। अब इस चीज़ से क्या पता लगा कि ये जो एविडेंस मिले कि वो किस चीज़ से डेकोरेट हो रहा था उनका कफन, तो इससे ये समझ में आ गया कि जिस समय उनको दफनाया गया था, उनका ये सब क्रियाकर्म हुआ था, वो टाइम मार्च या अप्रैल का रहा होगा। ठीक है। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी, और जब वो फाइनली मम्मी के पास पहुँचे, दो ही रेन इनटू ट्रबल, वो जो है एक परेशानी में पड़ गए। क्या परेशानी थी वो? द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डर्ड सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। अब क्या हुआ कि जो रिचुअल रेजिन्स था, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक औषधीय लेप लगाया जाता है, तो इस तरीके का एक जो लेप लगाया गया था, जो क्या होता है, पेड़ों से निकली हुई एक गम होती है, जिस तरीके से गम होती है ना, उसको वो लगाया गया था। रेजिन्स मीन्स जो गम लगाई गई थी वो इतनी हार्ड हो गई थी जैसे कि सीमेंट, कि वो की जो बॉडी थी वो कॉफिन से इस तरीके से चिपक गई थी, उस गोल्ड के कॉफिन से बॉटम से, जैसे कोई सीमेंट कर दिया हुआ। तो ये परेशानी हो गई उनके लिए, वो बॉडी उससे बिल्कुल चिपक गई। नो अमाउंट ऑफ लेगिटमेट फोर्स कुड मूव देम। कितनी भी लेगिटमेट यानी जितनी भी तुम्हारे पास फोर्स है उतनी उसमें लगा दी जाए, फिर भी उसको मूव नहीं किया जा सकता था, वो इतनी बुरी तरीके से सीमेंटेड थी। कार्टर रोड लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा भी, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जा सकता था। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। उस समय जो है क्या था कि सन कैसा काम करता था, एक हैमर की तरह काम कर रहा था। साउथ में, इजिप्ट में सन जो है हैमर की तरह काम करता है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पे। ठीक है। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन, और कार्टर ने इसका इस्तेमाल भी किया उस रेजिन को थोड़ा लूज करने के लिए। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कार्टर ने क्या किया, उसको बाहर ले जाके तपती धूप में रख दिया, उस मम्मी को बाहर ले जाया एकदम जलती हुई धूप में, और वो इतनी गर्म भी हो गई, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट वो गर्म भी हो गई। नथिंग बज, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि वो वहाँ से थोड़ी लूज़ हुई हो, कुछ उसमें सॉफ्टनेस आई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो जैसी थी वैसी ही बिल्कुल उससे चिपकी रही। ठीक है। ही रिपोर्टेड विद द साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटीरियल हैड टू बी शील्ड away from the beneath the limbs and trunk before it was possible it raise the king's remains। अब उन्होंने क्या घोषणा कर दी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये जो मटेरियल है उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी बॉडी से, उसकी बॉडी के नीचे से काटना पड़ेगा, छेनी से काटना पड़ेगा। तो छेनी से काटेंगे और क्या करेंगे, उसके जो भी जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ किंग्स के रिमेन्स के जॉइंट्स हैं, ट्रंक्स हैं या उसका धड़ है, उसके रिब्स हैं, वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। उस अपनी सफाई में कहने को कार्टर के पास बस थोड़ी सी ही बात चीज़ थी। वो क्या थी, इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को काट के अलग नहीं करता, थीव्स मस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guard and ripped it apart to remove the gold। कि अगर वो उस समय मम्मी को वहाँ से काट के अलग नहीं करता तो थीव्स आते और वो निश्चय ही क्या करते, उनको गार्ड को क्या कर देते, धोखा दे देते, भ्रमित कर देते
सरकमवेंटेड मीन्स उनको धोखा दे देना, उनको भ्रमित कर देते और क्या करते, वहाँ से मम्मी में से वो सारा गोल्ड जो है निकाल के वो ले जाते। इसलिए उस समय ज़रूरी था उसको अलग करना, उसको छेनी से काट के उन्होंने अलग कर दिया था उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने ये कारण था इसलिए मैंने उसको काटा था। ठीक है, इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। अब जो टट्स का टाइम था उस समय में जो रॉयल लोग होते थे, शाही लोग होते थे, वो बहुत ही अमीर हुआ करते थे, उनके पास बहुत धन दौलत हुआ करती थी। ठीक है, एंड दे थॉट, और वो ऐसा सोचते थे और होप्ड, और उन्हें ऐसी आशा थी, दे कुड टेक देयर रिचेज विद दैम, कि वो अपनी जो वेल्थ है, जो उनका पैसा है, वो उसको अपने साथ ले जा सकते हैं, यानी मरने के बाद भी वो उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। शायद इसीलिए मम्मीज़ के साथ ये सब खजाना रख दिया जाता था। ठीक है, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टुट वॉज लेविस्ड विद द ग्लिटरिंग गुड्स प्रीसियस कॉलर्स। और ये वो लोग ऐसा सोचते थे ना, उनकी ऐसा मानना था कि जो है मरने के बाद भी अपनी जो ग्रेट जर्नी है उस पर ये सब कुछ ले जाया जा सकता है। इसलिए किंग टुट को भी लेविस्ड यानी लाद कर, बिल्कुल सोने से लाद कर जो है, खूब चमकदार सोने से, ग्लिटरिंग यानी चमकता हुआ सामान, सोने का उससे लाद के उनको क्या किया गया था, दफनाया गया था। अब उसमें क्या क्या चीज़ थी ये बता रहे हैं, देखो, प्रीसियस कॉलर्स, उसमें बहुत प्रीसियस यानी बहुत महंगे कीमती कॉलर्स थे। ठीक है, इनलेड नेकलेस थे, ब्रेसलेट थे, रिंग्स थी, एम्यूलेट्स यानी ताबीज़ थे। ठीक है, सेरेमोनियल एप्रन यानी जो सेरेमनी के समय, किसी उत्सव के समय पहने जाने वाले एप्रन थे, सैंडल्स थे, और क्या था, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स, उसकी फिंगर्स के लिए जो कवर थे, फिंगर्स और टो के लिए, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। और ये जो है उसका जो सबसे अंदर का जो कॉफिन था, 3 थे ना उसमें, सबसे अंदर का तो वो प्योर गोल्ड का बना हुआ था। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज adornments, Carter's men removed the mummy head and severed nearly every major joint। अब जो है टट की जो मम्मी है उसको सेपरेट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए, अपने कॉफिन से अलग करने के लिए कार्टर्स के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उसकी मम्मी के हेड को जो है अलग कर दिया, और उसके जितने भी मेजर जॉइंट्स थे सबसे उसको अलग अलग जगह से अलग कर दिया, बिल्कुल निकाल लिए, सारा सामान उसका अलग अलग कर दिया। जब उसकी जॉइंट, सिर के जॉइंट से हटाया, उसके जो है धड़ जो था उसके जॉइंट को तोड़ दिया उन्होंने, सब तोड़ के जो भी उनका गोल्ड का जो भी सामान था वो सब उन्होंने आराम से वहाँ से उससे ले लिया। ठीक है, वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने एक बार ख़त्म कर लिया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सेंड, और फिर उन्होंने क्या किया, एक सेंड की लेयर पे उसे फिर से उसको वहीं पे अच्छे से रीअरेंज कर दिया फिर से, इन अ वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स में, विद अ पैडिंग, और पैडिंग के साथ पैड लगा दिए, उसके साथ उसको फिर से वहीं पे अरेंज कर दिया। दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, और जो उसमें जो डैमेज हुआ था उस पैडिंग की वजह से वो कंसील हो गया, वो छुप गया, वो दिखाई नहीं दे रहा था कि उसकी बॉडी में क्या खराबी आई है। ठीक है, द बेड वेयर, अब ये वो बेड था जहाँ पर टट इस समय रेस्ट कर रहा था, उन्होंने फिर से उसकी वही कॉफिन में उसको फिर से वहाँ पर सुला दिया था। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंटली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, आर्कियोलॉजी जो है पिछले कुछ दशकों में लगातार जो है बदलती चली आई है, उसका बदल गया है तरीका, किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट पहले देखा करते थे चीज़ों को और किस तरीके से अब खोज करते हैं, बहुत चेंज आ गया, बहुत परिवर्तन आ गया उसमें। ठीक है, फोकसिंग लेस ऑन द ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब क्या परिवर्तन आया है कि जो है अब ट्रेजर, अब जो खजाना वहाँ पर मिलता है उस पर कम फोकस किया जाता है, जबकि किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो मिस्ट्री है डेथ की
वो क्या है, मतलब उसकी जो डेथ हुई है वो कैसी हुई है और कब हुई है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बजाय उस खजाने के। कार्टर ने क्या किया था, उसने उस खजाने को पहले निकाल लिया था, चाहे उसकी मम्मी को कितना भी नुकसान पहुँचे। ठीक है। इट आल्सो यूज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। अब इसके लिए पहले ज़माने की अपेक्षा अभी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे उसकी बॉडी को कम से कम नुकसान पहुंचे, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक्सरे होते हैं, सिटी स्कैन होता है, जैसा कि अभी देखा था हमने, शुरुआत में बताया गया था, सिटी स्कैन किया गया था इसकी मम्मी का। ठीक है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed the startling fact beneath the raisin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. अब 1968 में 40 साल बाद जब कार्टर ने डिस्कवर किया था उनका टॉम टूट का, उसके 40 साल बाद 1968 में एक एटोनॉमी प्रोफेसर थे। एनाटॉमी प्रोफेसर कौन होते हैं? एनाटॉमी प्रोफेसर जो होते हैं जो शरीर विज्ञान के बारे में बताते हैं, शरीर के बारे में, है ना। तो एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया था उस मम्मी का और एक बहुत ही बड़ा फैक्ट रिवील्ड किया था, सबको बताया था कि ये जो मम्मी है उसके चेस्ट की, ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब यानी पसलियों की एक रिब मिसिंग है, वो हड्डी है ही नहीं। मे बी जिस समय जो प्रोफेसर कार्टर के लोगों ने, आर्कोलॉजिस्ट जो थे कार्टर के लोगों ने, जब उसको तोड़ा था, उसके जॉइंट्स को अलग अलग किया था, तब वो टूट गई होगी या वो पहले से ही टूटी हुई होगी। अब इस चीज़ को नहीं बताया गया है, लेकिन उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया था एक्सरा करके कि उसकी चेस्ट की बोन नहीं है, ब्रेस्ट बोन नहीं है और फ्रंट रिब्स भी वहाँ से मिसिंग है। ठीक है, आगे चाहिए। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद द कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब आज के दिन में क्या होता है, आज के दिन ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी इमेज होती है उससे और कंप्यूटर टोमोग्राफी से या सिटी स्कैन से ये पता लगा लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे रेज इन अक्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक अ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। अब 3 डायमेंशनल क्या होती है इमेज, वो आप सबको पता है, आप नए युग के बच्चे हैं, सबको मालूम है 3 डायमेंशनल होता क्या है। इन्होंने यहाँ ये बताया है कि जैसे एक ब्रेड की स्लाइस होती हैं, उसको एक सब ओर से, एक इधर से एक इधर से एक इधर से सब ओर से उसको स्लाइसेस कर दिया जाए, इस तरीके से एक्सरा किया जाता है, सिटी किया जाता है कि जैसे कोई बॉडी अंदर गई सिटी स्कैन में, सिटी मशीन में, तो एक तरफ से रेंज आई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे बहुत सारी रेज आती हैं, 100 एक्सराज निकलते हैं एक साथ और फिर सब उनको जोड़ा जाता है। तो अपनी बॉडी के जो भी छोटे 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 से भी पार्ट होते हैं ना, उन सब के बारे में भी पता लग जाता है। तो उन्होंने यहाँ कैसे कंपेयर करके बताया, जैसे कि ब्रेड की स्लाइसेस होती हैं, ब्रेड की स्लाइस करते हैं ना, दोनों तरफ से, एक इधर से एक इधर से, चारों तरफ से, इस तरीके से एक्सरे की रेंज आती है। ठीक है। तो कह रहे हैं 3 डायमेंशन वर्चुअल बॉडी, 3 डायमेंशनल एक्सरा जो है सामने आ जाता है। ठीक है। वाट मोर वुड a CT scan reveal of than the X-ray? And could it answer two of the biggest question still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? अब वो आगे बता रहे हैं कि और इससे ज़्यादा सिटी स्कैन क्या रिवील करता टट के बारे में, उसके शरीर के बारे में तो बता दिया कि उसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो जो दो बड़े क्वेश्चन है क्या उनका जवाब दे पाया? वो क्वेश्चन कौन से थे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और कब हुई, किस एज में हुई, उसकी मृत्यु का टाइम क्या था, ये क्वेश्चन आज भी उसी तरीके से अटके हुए हैं, उसका जवाब अभी नहीं मिला है। किंग टुट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट। किंग टुट की जो मृत्यु थी वो बहुत बड़ा इवेंट था।
इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, और रॉयल स्टैंडर्ड एक शाही स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बहुत बड़ा इवेंट था उनकी मृत्यु। क्यों था ऐसा? ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो अपने फैमिली लाइन में यानी अपने वंश के लास्ट वंशज थे, अंतिम वंशज थे। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ द डायनेस्टी, और उनकी जो डेथ थी, उनका जो फ्यूनरल था, वो उनकी पूरी डायनेस्टी का, उनकी पूरी वंशावली का अंत था। उनका पूरा वंश खत्म हो गया था उनके बाद। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पर्टिकुलरली उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह आज तक अनक्लियर है कि उनकी डेथ कैसी हुई, कब हुई, क्या हुआ, ये सब कुछ अभी भी अनक्लियर है। ठीक है, आप देखिए, आप किंग टुट्स और उनकी फैमिली के बारे में कुछ हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई है। आगे वाले पैरा में देखिए, एमेनहॉटेप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर। एमेनहॉटेप थर्ड जो है टुट के फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं। वॉज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasty golden age। अब बता रहे हैं कि ये जो थे एमेनहॉटेप थर्ड, वो या तो उनके पापा थे या उनके दादा थे। वो बहुत ही पावरफुल फ़ैरो थे। फ़ैरो मीन्स राजा थे, जिन्होंने बहुत 4 डिकेड्स तक राज किया था। ठीक है, 40 दशकों तक उन्होंने राज किया था, और उनका जो राज था वो क्या था? उनकी डायनेस्टी का गोल्डन एज थे, वो स्वर्णिम समय था उनकी डायनेस्टी का। ठीक है, हिज सन एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री। और जब उनकी मृत्यु के बाद उनके जो बेटा था, उसका नाम क्या था? एमेनहॉटेप IV, वो जो है राजा बना। तो उस समय जो बहुत ही अजीब पीरियड आया था इनकी इजिप्ट की हिस्ट्री का। क्या हुआ था उस समय? हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट की हिस्ट्री का बहुत ही अजीब पीरियड था। अब देखो उसने क्या किया था। द न्यू फ़ैरो प्रॉम्प्टेड द वर्शिप ऑफ द एटन। जो न्यू फ़ैरो था, न्यू राजा जो था, उसने क्या प्रमोट किया? उसने प्रमोट किया वर्शिप ऑफ द एटन, एटन की वर्शिप। एटन वहाँ के एक भगवान है, गॉड है, जिनकी पूजा करने का उसने प्रमोट किया। उसने कहा इनकी पूजा करनी चाहिए। और इनका मतलब क्या है? द सन डिस्क, सूर्य का चक्र, यानी वो सूर्य के उपासक थे उस समय। एटन मीन्स सूर्य की पूजा करनी थी। ठीक है, चेंज हिज नेम टू द अखन एटन, और उसने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया? अखन एटन, उसने अपना नाम भी रख लिया। और सर्वेंट ऑफ द एटन, और या उसका नाम क्या, उसका मतलब क्या था अखन एटन का? कि सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी एटन का सेवक। ठीक है, अब देखिए ATEN लास्ट में आ रहा है इसमें। अब इसके नाम में भी देखिए ATEN अंत में आ रहा है, तो इसीलिए उसने नाम अपना अखन एटन रखा था। ठीक, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखनाटन। अब उसने अपना जो पुरानी ओल्ड सिटी थी, उसके रिलीजियस कैपिटल जो था, उसका धार्मिक राजधानी जो थी, वो भी बदल के ओल्ड सिटी से कहाँ कर दी? थीब्स से बदल के न्यू सिटी में कर दी। और उसको क्या बोला? आखेएटन उसको बोला। ठीक है, नोन नाउ एज द एमरन, और जिसको एमरन के नाम से आजकल जाना जाता है। उसका नाम था एखनाटन, और आजकल क्या बोलते हैं? एमारना उसका नाम है। ठीक है, ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय द अटैकिंग एमोन, और आगे उसने क्या किया? उसने पूरी कंट्री को बड़े शॉक में डाल दिया। उसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया एमोन पर। एमोन मेजर गॉड, एमोन एक बहुत ही बड़े गॉड है वहाँ के, एमोन भी गॉड है। ठीक है, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज
टेम्पल, उसने क्या किया, उनके जितनी भी इमेजेस थी, जितनी भी मूर्तियाँ थी, उनको सबको बर्बाद कर डाला, तोड़वा डाला और उनके टेम्पल्स को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफाइड टाइम, ये बहुत ही हॉरिफाइड, बड़ी खतरनाक समय था, बड़ा डरावना समय था ये, सेड रॉय जॉनसन। अब ये किसने कहा, ये कहा रॉय जॉनसन ने। अब ये रॉय जॉनसन कौन है, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर। ये डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर लग्जर के, ठीक है, जिन्होंने ये बात कही है, यानी इन्होंने हमें ये सब बताया कि उसने क्या क्या किया था। किसने, अखेनेटन ने, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स, एंशियंट थीव्स की में लग्जर नाम की एक जगह थी शिकागो के रिसर्च सेंटर के, ये कौन थे, डायरेक्टर थे, ठीक है, जिन्होंने ये सब कहानी हमको बताई। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड द अखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी। और ये जो फैमिली थी जिसने सेंचुरीज से, सैकड़ों वर्षों से जो है राज चल रहा था, वो अब ख़त्म होने की कगार पे थी, वो ख़त्म होने वाली थी। कब, जब अखेनेटन जो है लास्ट में क्या हो गया, लिटिल वैकी हो गया, बड़ा सनकी सा हो गया, वो पागल सा हो गया लास्ट में आके। आफ्टर अखेनेटन्स डेथ, अखेनेटन्स की जब डेथ हो गई, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड द सैमन खाकर अपीयर्ड। एक मिस्टीरियस, एक बहुत ही मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी एक और रूलर आया जिसका नाम था सैमन खाकर। अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस। अब वो क्या हुआ, वो रूलर तो बना लेकिन बिना कोई निशान छोड़े वो वहाँ से गायब हो गया, यानी उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि उसको याद रखा जा सके। एक और रूलर हुआ था जो बिना याद किए हुए, मतलब उसको याद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ काम ही नहीं किया था, इसलिए वो वहाँ से गायब भी हो गया, मीन्स इतिहास में से मिट गया। याद किसको रखा जाएगा, जिसने कुछ यादगार काम किया होगा, अच्छा या बुरा। तो ये जो हुआ था सैमन खाकर, उसने कुछ किया ही नहीं था, ठीक, चलिए। एंड देन अ वेरी यंग तूतन खातिन टुक द थ्रोन। और उसके बाद तूतन खातिन जो बहुत छोटा राजा था, उसने सिंहासन को ले लिया, यानी वो राजा बन गया। किंग टुट्स एज ही वाइडली नोन टुडे, जिसको हम किंग टुट्स के नाम से आज जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम तुतन खामुन। और ये जो बॉय था तुतन खातिन, उसने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया, तुतन खामुन रख लिया उसने नाम। लिविंग इमेज ऑफ अमुन, और जिसका मतलब क्या था कि लिविंग इमेज ऑफ अमुन। अमुन जो गॉड था, जिसकी सारी जो पहले था, जिसके मंदिरों को बंद करवा दिया गया था, जिसके सारी मूर्तियों को तोड़वा दिया गया था, उसी अमुन गॉड के नाम पर इसने अपना नाम तुतन खामुन फिर से रख लिया, जिसका मतलब क्या है, लिविंग इमेज ऑफ आमुन, ठीक है, यानी आमुन गॉड का जीता जागता स्वरूप। एंड oversaw a restoration of the old ways, और फिर से जो पुराना तरीका था वो फिर से उसने उसको जीवित कर दिया, यानी फिर उसी गॉड के बारे और उसी गॉड को मानने लगे, फिर उसी तरीके से लोग बाग रहने लगे, ठीक है। ही reasoned for about 9 years, he reasoned about 9 years and then died unexpectedly। उसने जो है 9 वर्षों तक राज्य किया और फिर वो अनएक्सपेक्टेडली यानी मर गया, अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई उसकी, कोई सोच भी नहीं सकता था और वो मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्युलेशंस अबाउट हिज फेट, उसको उसके फेम पर ध्यान ना दिया जाए और उसकी जो भी भाग्य की उसकी जो बात है उस पर अगर ना ध्यान दिया जाए। टुट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। टुट जो है एक ममी है जो और भी बहुत सारी मम्मियाँ हैं उनमें से एक,
जितनी इजिप्ट की बहुत सी मम्मियाँ हैं उनमें से एक मम्मी जो है टुट की भी है। हाउ मैनी, नो वन नोज, कितनी है कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री in late 203 has recorded almost 60 so far and is still continuing। और ये जो इजिप्ट की ममीज़ हैं इनका प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? लेट 2003, लेट 2003 ये जो है शुरू हुआ था। और रिकॉर्ड में ऑलमोस्ट 600, रिकॉर्ड में कितनी थी? अभी तक 600 ममीज़ थी और स्टिल काउंटिंग, और अभी भी उसकी काउंटिंग जारी है। मतलब अभी भी पता नहीं है टोटल है कितनी, चल रही है अभी भी। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज़ विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेट बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस इट्स मैन्युफैक्चरर। अब बता रहे हैं कि एक तो उनका रिकॉर्ड रखना, वो ममीज़ कितनी हैं क्या है, ये शुरू हो गया। और दूसरा फेज़ क्या था? वो जो ममीज़ थी उनको स्कैन करना। स्कैन कैसे करते थे? पोर्टेबल सिटी मशीन से, जो कि डोनेट की थी किसने? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने, और सीमंस इसके मैन्युफैक्चरर थे। ठीक है। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन्ड। और किंग टूट की उन सब मम्मियों में से पहली मम्मी थी जो कि स्कैन की गई थी। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहीड ऑन हिज कंट्रीमैन। और उनकी मृत्यु हो चाहे उनकी लाइफ हो, यानी वो अपने जीवन में भी और अपने मृत्यु के बाद भी, वो जो उनके कंट्रीमैन थे, उनके वहाँ के लोग थे, उन सब में वो सबसे आगे थे। क्योंकि जब वो जिए तो वो क्या थे? वो एक राजा थे, एक राजा की तरह जिए, राजा की तरह जीवन जिया, तो उन सबसे वैसे ही अलग थे। और अब जब वो मर गए, वो मम्मी बन गए, तब भी उनकी ही पहली मम्मी है जिसको कि स्कैन किया गया है। ठीक है। आ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो। एक सिटी मशीन जो होती है, जो मम्मी को स्कैन करती है हेड से लेके टो तक, यानी सिर से लेके बिल्कुल पैर के उंगलियों तक। ठीक है। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। ये जो सिटी मशीन है वो क्या करती है? 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज बनाती है क्रॉस सेक्शन में। यानी मैंने बताया था ना, रेंज एक तरफ से दूसरी तरफ से जाती हैं क्रॉस करती हुई पूरे शरीर में। तो कितने एक्सरे निकलते हैं? 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज। टूट हैड स्कैन in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures। और ये जो टूट का हेड था उसकी 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस को रजिस्टर किया गया था, और इंट्रिकेट यानी स्ट्रक्चर, उसके जटिल स्ट्रक्चर को उसमें देखा गया था। टेक्स ऑन एरियर डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और उसकी रिजल्ट इमेज में छोटी छोटी डिटेल्स को भी उसमें बताया गया था। ठीक है। विद टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। और इसी तरह टट की पूरी बॉडी का रिकॉर्ड रखा गया था, बिल्कुल जैसे उसके हेड का ऐसी पूरी बॉडी का। अ टीम ऑफ द स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी। अब इस सब चीज़ में जब स्कैन कर रहे थे तो कौन कौन था वहाँ पे? एक टीम थी स्पेशलिस्ट, इसमें रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट और फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट और एनाटॉमी, बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट्स दैट द विंज्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। जो वहाँ पर पूरी टीम लगी हुई थी उसमें कौन कौन से थे? रेडियोलॉजी की थी, फॉरेंसिक थी और एटोनॉमी की थी। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने प्रूव करना शुरू किया ये सीक्रेट्स को। कौन से सीक्रेट्स? जो कि इतने सालों से वहाँ जो विंग्स यानी पंखों वाली जो गॉडेस थी, यानी उसके दीवारों पे जो चित्र बने हुए थे, और सोने की जो श्राइन था, उसका श्राइन मतलब उसकी जो कॉफिन था,
उस पे सोने के कॉफिन पे जो चित्र बने हुए थे वो इतने वर्षों से उस गॉडेस ने उस टुट की मम्मी को क्या करके रखा हुआ था, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था इतने समय से। ठीक है। द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात को, आप देखिए अब जिस रात को जो स्कैन हो रहा है, सिटी स्कैन होने जा रहा है, अब उस रात की कहानी। शुरू में बताया गया था ना कि मौसम कितना ख़राब हो गया था, बादल छा गए थे, धूलों का गुबार उड़ने लगा था, शुरुआत में पढ़ा था ना हमने। अब फिर से ये उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था। द नाइट ऑफ द स्कैन, उस स्कैन की रात को, वर्कमैन कैरीड टुट फ्रॉम द टॉम इन द हिज बॉक्स। वर्कमैन जो थे, वहाँ काम करने वाले लोग थे, वो टुट को लेकर आए अपने उसके टॉम से, अपने उसके बॉक्स में। ठीक है। लाइक द पाल बेरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड a flight of stairs into the swirling sand outside। वो जो जिस तरीके से होते हैं कब्र को उठाने वाले, ऐसे जो लोग थे वो आए और वो किस पे चढ़े, एक रैम्प पे चढ़े, और उन्होंने सीढ़ियों से होते हुए बाहर जो धूल उड़ रही थी, सैंड बाहर आउटसाइड उड़ी हुई थी, उससे होते हुए उन्होंने क्या किया, दे उसको ऊपर उठाया। किसको? उसकी मम्मी को। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पे उठा दिया उन्होंने। इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, हाइड्रोलिक लिफ्ट से ले गए उसे, और उसे जाके कहाँ पे रख दिया, उस ट्रेलर में रख दिया, और फिर स्कैनर पे पहुंचा दिया। 20 मिनट लेटर 2 men emerged, 20 मिनट के बाद जो है 2 लोग वहाँ पर आए। स्प्रिंटेड, भागते हुए, फॉर एन ऑफिस नियर बाय, पास के ऑफिस से भागते हुए आए। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वापस गए प्लास्टिक फैंस के एक पेयर के साथ, एक जोड़े के साथ, यानी 2 प्लास्टिक फैंस लेके वहाँ से जल्दी जल्दी भाग के गए वो लोग। द मिलियंस डॉलर स्कैनर हैड क्विट, $1 मिलियन का जो स्कैनर था उसने क्विट कर दिया, मतलब उस वो ख़राब हो गया, बंद हो गया वो। बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, और जो कूलर फैन थे उसके, उसमें वो सैंड घुस गई थी, उसमें जो सैंड लगी हुई थी वो सैंड उनमें चली गई थी और वो बंद हो गया। कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने नर्वस होके एक जोक किया, उसने कहा कि ये कर्स है फेरो का। शुरू में बात हुई थी ना फेरो के कर्स के बारे में, तो ये उसी कर्स की बात कर रहे हैं कि फेरो का कर्स है, अगर वो कोई उसको नींद से जगाएगा, उसको परेशान करेगा, तो वो उसे कर्स दे देगा, उसे श्राप दे देगा। ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि कर्स ऑफ फेरो, ये फेरो का कर्स है, इसलिए ये मशीन भी ख़राब हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। अब क्या हुआ अंत में, ये जो सब्स्टिट्यूट फैन लाए हुए थे उन्होंने ठीक काम किया, अच्छे से काम हुआ, और जो प्रोसीजर था स्कैनिंग का वो पूरा हो गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्निकल टर्न टुट ओवर टू द वर्कमैन। और ये सब चेक करने के बाद कि कोई भी डाटा मिसिंग नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने टुट की जो वर्कमैन जो लेके आए थे उनको उसे वापस कर देने का, ले जाओ इसको वापस। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, उसको उन्होंने, वो लोग उसे टॉम में उसकी कब्र में, उसके मकबरे में उसको वापस ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, 3 घंटे से भी कम में जो उसके कॉफिन से बाहर लाया गया था, उसके 3 घंटे से भी कम में उसको वहाँ पर वापस भेज दिया गया। द फेरो अगेन rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago, और फेरो जो था उसको फिर से उसे वहीं उसी जगह पर शांति से सुला दिया गया था जहाँ पर उसके प्राइस्ट ने, उसके जो पुजारी लोग थे, जो उसके अंतिम क्रियाकर्म के समय थे, जिन्होंने वहाँ उसे लिटाया था बहुत साल पहले, वहाँ पे फिर से उसको 3 घंटे से भी कम समय में जाके वापस लिटा दिया गया था। बैक इन द ट्रेलर ऑफ technician pulled up
द एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब क्या हुआ कि जो बैक इन ट्रेलर में वापस आने के बाद जो टेक्नीशियन थे उन्होंने एक बड़ी ही एस्टोनिश्ड यानी सरप्राइज करने वाली एक इमेज टूट के कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई उन्होंने। अ ग्रे हेड टुक शेप्ड फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल। एक बिखरे हुए पिक्सल्स से, पिक्सल्स क्या होता है, एक छोटी सी यूनिट होती है, फोटोज जब पिक्चर होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है पिक्सल। पिक्सल एक एक पिक्सल जोड़ के ही हमारा पिक्चर बनती है। तो एक ग्रे हेड, एक ग्रे कलर का हेड जो है शेप ले रहा था, बिखरे हुए पिक्सल्स थे, बिखरे हुए पिक्सल्स से एक ग्रे कलर का जो हेड था वो वहाँ पर शेप ले रहा था। वो हेड किसका था? टूट का था। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल्ड इट टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और जो है, जो टेक्नीशियन था उसने क्या किया था, इसको, ये जो पिक्सल्स थे उसको उलट पलट के चारों तरफ से घुमा के हर डायरेक्शन में देखा। नेक वर्टिबर अपीयर्ड एज क्लियरली एज एन एनाटॉमी क्लासेस। और नेक के जो वर्टिबर थे, यानी जो हमारी वो होती है, बैकबोन होती है, उसमें छोटे छोटे जो सॉकेट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कोई शरीर विज्ञान की क्लास में दिखाई देते हैं। एनाटॉमी क्लास यानी शरीर विज्ञान की क्लास में दिखते हैं, बच्चों को दिखाए जाते हैं, वैसे ही दिखाई दे रहे थे। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, और दूसरी इमेज में हैंड दिखाई दे रहा था। सेवरल व्यूज ऑफ द रिव केज एंड द ट्रांजेक्शंस ऑफ द स्कल। स्कल के ट्रांजेक्शन के बहुत सारे व्यूज़ दिखाई दे रहे थे, उसका रिव केज भी दिखाई दे रहा था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो भी प्रेशर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड, अपनी चेयर पर पीछे बैठकर जाही हवास जो थे वो स्माइल कर रहे थे। विजिबली रिलीव्ड, वो बिल्कुल जो है शांत दिखाई दे रहे थे। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट को सोया नहीं था। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी, ही सैड, उन्होंने कहा। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे जाकर सो जाना चाहिए। तो बच्चों आगे देखिए क्या होता है फिर। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, अब इस समय तक हमने जो ट्रेलर था उसको छोड़ दिया था, ठीक है। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और जो मेटल स्टेयर्स सैंडी ग्राउंड्स में नीचे जा रही थी। द विंडो हैड स्टॉप्ड, अब विंड हैड स्टॉप्ड, सॉरी, द विंड हैड स्टॉप। अब जो वो स्टेयर्स थी जिस ग्राउंड में नीचे जा रही थी सैंडी ग्राउंड्स में, उस पर जाते हुए क्या देखा कि जो विंड चली थी, जो हवा चली थी उस समय, वो हवा कैसी हो गई, रुक गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, वो जो हवा थी वो बिल्कुल बहुत ठंडी हो गई और शांत हो गई। लाइक अ डेथ इटसेल्फ, जैसे अपने आप में मृत्यु होती है उतनी ठंडी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस डिपार्टेड वैली में, डिपार्टेड मतलब जहाँ पर सारे मृत लोग हैं। किंग्स वैली जो थी कैसी थी, पिरामिड से सारे वहाँ पर सब की मम्मी रखी हुई थी, इसलिए उसको बोला गया डिपार्टेड वैली। कैसी थी वो, स्वर्गवासी लोग थे सब वहाँ पे। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टुट्स टॉम स्टूड ओरियन, जे बिल्कुल जो टुट्स का एंट्रेंस था, टुट्स टॉम का जो एंट्रेंस था वहाँ पर क्या था, ओरियन था, ओरियन खड़ा हुआ था। ओरियन क्या होता है, द कंसोलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ऑसरिस, यानी कंसोलेशन होता है, एक तारों का समूह होता है जिसे इजिप्शियन ये मानते हैं कि वो सोल है गॉड की। कौन से गॉड की, गॉडेस की, ऑसरिस की, जो कि रक्षा करती है, जो पिरामिड में जो ममीज होती हैं उन लोगों की रक्षा करती है वो। द गॉड ऑफ द
आफ्टर लाइफ, और वो कौन सा गॉड है? आफ्टर लाइफ, यानी डेथ के बाद जो लाइफ होती है उसमें वो गॉड, वो जो गॉडेस है ओसिरिस, वो रक्षा करती है, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। और जो बॉय किंग है, कौन बॉय किंग? बॉय किंग जो है वो राजा टुट जो है, वो बच्चा ही तो था, लड़का था, इसलिए बॉय किंग बोला गया, उसकी वो रक्षा करती है। तो ये हुआ बच्चों इसका लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। ये स्टोरी बच्चों को बोरिंग लगती है, पर मैंने कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।